Once again, students, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students of class 9th, this is the second chapter, Forces and Law of Motion. In first chapter, I have provided 5 videos to you, 3 videos for conceptual class and 2 videos for numericals. जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक और सीरीज लेकर आऊंगा क्लास 9th और 10th दोनों को मिला करके। फिलहाल आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज का ये वीडियो लेक्चर केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेगा और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा आज करने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप हमारे इस चैनल पर क्लास 9th के साइंस के फिजिक्स के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले एकदम इत्मीनान से तसल्ली से, कोई दिमाग में प्रेशर लेकर के डिस्कशन नहीं करना है, एकदम आराम से डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और फिर मैं आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि भाई अगर हमारा चैनल आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। भाई फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? क्या आप फोर्स को देख सकते हो? क्या आप फोर्स को फील कर सकते हो? क्या आप फोर्स को चख सकते हो? जवाब है नहीं। वी कांट सी द फोर्स, वी कांट फील द फोर्स, वी कांट टेस्ट द फोर्स। लेकिन फोर्स के इफेक्ट को, फोर्स के असर को हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फोर्स के इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। अरे सर जी, लेकिन फोर्स होता क्या है ये तो बताओ। तो याद रखोगे, आप एक लाइन में कह सकते हो कि पुश पुल इफेक्ट, पुश पुल इफेक्ट, एफर्ट, पुश पुल एफर्ट इज फोर्स। यानी अपने डेली लाइफ में सोचो, डेली लाइफ में आप किसी चीज को धकेलते हो, किसी चीज को खींचते हो, किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, किसी चीज को कंप्रेस करते हो, सब जगह पे फोर्स लग रहे। राइट, सब जगह पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहे हैं। और फोर्स की वजह से ही कोई चीज पुश हो जाता है, कोई चीज पुल हो जाता है, कोई चीज खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसका शेप बदल जाता है। सभी जगहों पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इनफैक्ट फोर्स के बारे में आप इतना ही याद रखो कि भाई पुश पुल एफर्ट इज फोर्स। राइट, अब सवाल ये उठता है कि भाई फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स से एक बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है। तो जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा क्या क्या होगा जरा समझ लीजिए। इफेक्ट्स क्या होगा? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहली बात याद रखिए कि इट मे बी पॉसिबल कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो रुका हुआ हो, रेस्ट में हो। फोर्स लगाओगे तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट में है, हो सकता है किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में आ सकता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स। हो सकता है जो ऑब्जेक्ट हो वो ऑलरेडी मोशन में हो और आपने फोर्स लगाया वो रेस्ट में आ जाए। यानी फोर्स लगाने से हो सकता है रेस्ट वाला चीज मोशन में, मोशन वाला चीज रेस्ट में आ जाए। हो सकता है कि भाई मोशन चल रहा हो, हमने स्पीड के बारे में जिक्र किया था पहले क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में। तो जिस स्पीड से वो चल रहा है हो सकता है वो इंक्रीज हो जाए, उसका स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है उसका स्पीड घट जाए। तो भाई रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड में बदलाव हो जाएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात की जाए वो भी चेंज हो सकता है फोर्स लगने की वजह से। यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये सारा रीजन किसकी वजह से? इट इज द रीजन ऑफ द फोर्स, फोर्स की वजह से। तो फोर्स की वजह से कोई स्थिर चीज किस में आ सकता है? मोशन में। कोई मोशन वाला चीज किस में आ सकता है? रेस्ट में। कोई चीज का स्पीड या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, इट डिपेंड अपॉन द फोर्स। वेलोसिटी
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मोशन मूवमेंट भी हो रहा है विद अ डायरेक्शन, तो वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकता है, राइट? यानी डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता है। और क्या हो सकता है, याद रखोगे, शेप जो है ऑब्जेक्ट का में चेंज हो सकता है, बदल जाए, जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो बदल जाए। तो ये सब क्या है, ये सब फोर्स का असर है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का असर है, राइट? तो फोर्स क्या होता है, फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जिसकी वजह से कोई रेस्ट वाला चीज मोशन में, कोई मोशन वाला चीज रेस्ट में, स्पीड में बदलाव, इंक्रीज या डिक्रीज, वेलोसिटी में परिवर्तन, डायरेक्शन में बदलाव और शेप में चेंज। इनमें से कुछ भी संभव है, हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई मल्टीपल चीज हो जाए, राइट? तो फोर्स क्या है समझ में आया, एफर्ट ऑफ फोर्स क्या होता है ये समझ में आया। अब जरा चर्चा करने जा रहे हैं भाई कि भाई फोर्स जब हम लगाते हैं तो क्या जरूरी है कि उसके अंदर मोशन होना ही, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ ही जाए या मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ ही जाए? जरूरी नहीं है जेंटलमैन। तो लेट अस सी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। तो भाई फोर्स जो है दो तरह का होता है। नंबर वन, बैलेंस्ड फोर्स। नंबर वन, बैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है जरा समझो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्राउंड के ऊपर, फर्श के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज करें कि आप इधर से धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, राइट? लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग ऑन रेस्ट पोजीशन है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा। तो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितने इस पुश फोर्स के अलावा और भी फोर्सेस लग रहे हैं और सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। तो आप याद रखोगे, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक चीज के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो कहते हैं जी फोर्स हमारा बैलेंस्ड है। जरा सोचो, ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, इसके ऊपर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, जो जमीन के साथ ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, राइट? फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो आपके पुश किए वाले फोर्स के अगर इक्वल है तो आपका मूवमेंट नहीं होगा, राइट? उसी तरीके से एक और फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है, काम कर रहा है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। ये कौन लगा रहा है? ये है रिएक्शन, जो अर्थ की वजह से ये रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन ऑफ अर्थ। तो ये वाला फोर्स इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वाला फोर्स इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन पे ही अड़ा रहा, मूवमेंट नहीं हुई। तो यू मस्ट रिमेंबर कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो हम कहेंगे ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्स। यू मस्ट रिमेंबर, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then all forces are called balanced force. Is it clear? चलिए अब जरा बैलेंस फोर्स के बाद हम चर्चा कर लें अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स तो समझ में आ गया कि भाई बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगी, ये तय है, बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे, बैलेंस फोर्स में मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट? यानी कोई बॉडी अगर स्थिर है तो ये स्थिर रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जिस रेट से मोशन में उसी मोशन में रहेगा। लेकिन
उस बॉडी के शेप में बदलाव आ सकता है, राइट। बैलेंस फोर्स की वजह से ध्यान रखना, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट सेम मोशन में रहेगा, लेकिन इट्स शेप में चेंज ड्यू टू द बैलेंस फोर्स। लेट अस सी द अनदर फोर्स दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब बैलेंस नहीं है। अब अगर एक फोर्स है, मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, अब इस गाड़ी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ध्यान से देखो। मान लो सपोज ये टॉय कार है जिसके ऊपर हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं, इधर धकेल रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, राइट। इस कार का जो भी वजन होगा जिसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसके अपोजिट में, रिएक्शन ऑफ अर्थ, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का रिएक्शन वाला फोर्स, और दूसरा फोर्स लग रहा होगा इधर से इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स। अभी अभी मैंने बताया कि अगर सारे फोर्स, ये वाला फोर्स इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ये वाला फोर्स इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो टॉय कार है, मूव नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स के तुलना में पुशिंग फोर्स ज्यादा है, तो आवर टॉय विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव कर जाएगा। तो याद रखोगे मैंने क्या कहा कि जितने भी फोर्स लगा रहे हो, यहां पे कितने फोर्स लगाए, 1 2 3 4, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। 2 नंबर 4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन 1 नंबर को 3 नंबर न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स। तो याद रखना है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, इन दैट केस इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इनफैक्ट जब हम फोर्स की बात करेंगे अपने पूरे पढ़ाई के दौरान या जनरल लाइफ में भी, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग अनबैलेंस फोर्स की ही बात करते हैं। बैलेंस फोर्स में तो सब कुछ जीरो हो जाता है, लगता है कुछ नहीं हो रहा। हम हमेशा अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं, लेकिन बार बार ये टर्म अनबैलेंस फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम केवल टर्म इस्तेमाल करेंगे फोर्स। और जब भी हम फोर्स की बात करेंगे आप अपने आप समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अनबैलेंस फोर्स। तो फिर से बता दूं, ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं है, देन ऑल द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है कोई चीज रेस्ट में हो वो मोशन में आ जाए, हो सकता है मोशन में हो वो रेस्ट में आ जाए, हो सकता है बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज कर जाए, हो सकता है वेलोसिटी जो है वो चेंज कर जाए। यानी रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में, स्पीड वो चेंज, वेलोसिटी चेंज, ये सारे पॉसिबल हैं किसकी वजह से, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, राइट। इज इट क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं। हकीकत में फोर्स के ऊपर जो अप्रोच था, जो हमारे मोशन का कॉन्सेप्ट है, मोशन का कॉन्सेप्ट क्या था मैं बता दूं। जब तक हमारे न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन साहब जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और गैलीलियो गैलीलाई जो भी साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मोशन के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, राइट, जिसको हम लोग आज तक पढ़ाई करते हैं, जिसके ऊपर सारा कुछ बेस्ड है। तो मैं बता दूं कि जब तक इन्होंने अपना अप्रोच नहीं दिया था, गैलीलियो साहब ने और न्यूटन साहब ने जब तक अपना अप्रोच नहीं दिया था मोशन के ऊपर, तब तक हम लोग क्या समझते थे कि रेस्ट जो है, रेस्ट इज नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है, जो रहने की स्थिति है, वो कैसा है, रेस्ट।
मतलब स्थिर। यानी जब तक हमारा न्यूटन साहब का अप्रोच नहीं आया था, हम यही समझते थे कि कोई भी चीज स्थिर रहता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो मूव करता है, राइट। लेकिन जब न्यूटन साहब ने अपना थीसिस दिया, अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो सारा कुछ बदल के रख दिया। कहा नहीं, फोर्स से केवल ये नहीं होगा कि रेस्ट में चीज जो रहेगा वो मोशन में आएगा, बल्कि मोशन में जो चीज है फोर्स लगने से रेस्ट में आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के कॉन्सेप्ट में, न्यूटन्स के लॉ में, मोशन के लॉ ऑफ मोशन में। फिलहाल सिर्फ आपको आज की क्लास में मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि फोर्स है क्या। फोर्स एक एफर्ट है, एक कोशिश है, जिस कोशिश से क्या क्या हो सकता है। जिस कोशिश से स्थिर चीज गतिमान हो सकती है, गतिमान चीज स्थिर हो सकती है, शेप में बदलाव आ सकता है, उसके स्पीड में बदलाव आ सकता है, उसके डायरेक्शन, मूवमेंट के डायरेक्शन में बदलाव आ सकता है, राइट। फोर्सेस कितने तरह के? दो तरह के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। और अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ मोशन की। अगले वीडियो लेक्चर से हम ये शुरुआत करेंगे और मैं बता दूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम एक एक लाइन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, राइट। चाहे मर्जी में 10 वीडियो बनाना पड़े, आराम आराम से एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। और उसके बाद फिर सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि जो लोग केवल 9th क्लास के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। थोड़ा सा और बेहतर करना चाहेंगे तो एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, उतना सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हर एक न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल का सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो हमारा चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए। आज ये मेरा केवल इंट्रोडक्टरी क्लास था। कोई भी समस्या आती है आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हर एक समस्या को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।